कोई बात, इसमें कोई क्वेश्चंस हो तो हम उसके बाद लास्ट में, जूम के लास्ट में उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं सर। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक बार मेरे को कंफर्म कीजिएगा जब स्क्रीन शेयर हो जाए तो। हाँ जी, आ गई स्क्रीन। स्क्रीन हो रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एक डेक्स स्कैनर जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, हम उसके ऊपर इसको वेरिफिकेशन इसकी देखेंगे कि इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है और किस तरीके से इसको बनाया गया है और ये प्रोजेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है। तो डेक्स स्कैनर के ऊपर मैं जाऊंगा, वहां पे मैं इसको सर्च करता हूँ। AIPF टोकन का जो नेम है वो AIPF है। कंपनी का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड फाइनेंस है, जो कि ये पोलैंड से डेवलप की गई है और इसके जो क्रिएटर्स हैं वो पोलैंड से हैं, और दुबई इनकी जो IT टीम है वो बैठती है। मेरे को ये प्रोजेक्ट काम करते हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली। इसको 4 मंथ हो गए लॉन्च किए हुए, और 3 महीने से, तीन सवा तीन महीने से मैं इसमें कंटिन्यू वर्किंग कर रहा हूँ। डे नाइट में सिर्फ AIPF ही कर रहा हूँ, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहा हूँ। और अच्छी खासी यहाँ से अर्निंग भी आ रही है, अच्छी खासी टीम भी यहाँ से बन चुकी है। तो हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं। इसका जो राइट नाउ जो सर आपको दिख रहा होगा रेट, ये जो टोकन लॉन्च किया गया तब ये $1 का था। इसकी लॉन्चिंग जब हुई तब $1 से लॉन्च हुआ था। अभी इसका राइट नाउ रेट 1.96 आपको दिख रहा होगा। प्राइस USDT जो दिख रहा है 1.96, ये $2 के लमसम टच करके वापस 9.6 आया है। उसके बाद आपको नीचे दिख रही होगी लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इस पे दिखता है अपने को लिक्विडिटी 100% लॉक एंड बर्निंग 100%। तो लिक्विडिटी को लॉक करना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां पे लिक्विडिटी अगर 100% लॉक भी है, तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आए भी हैं पहले मार्केट में जो डाउ के प्रोजेक्ट्स थे और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो वर्किंग कर रहे थे, तो उन्होंने भी 100% लिक्विडिटी लॉक की थी, लेकिन फिर भी वो डंप हो गए। तो इसमें ऐसी क्या चीज है कि भी ये उस तरीके से नहीं करेगा जिस तरीके से लास्ट कुछ प्रोजेक्ट्स करके गए हैं। तो सर इसमें जो है ना LP टोकन को 100% बर्न किया हुआ है। ये जो 100% बर्निंग का जो रेशियो है, ये आपको ऑलमोस्ट किसी प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिलेगा, या फिर किसी में 99.9% लॉक होगा या फिर उससे कम ही होगा। अब हमारे को समझने की ये जरूरत है कि ये LP जो है ये क्या होता है। LP होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडेड टोकन। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया है, और यूनिस्वैप के ऊपर डेफी प्रोजेक्ट है। तो डेक्स जो है इसका यूनिस्वैप यूज कर रहे हैं, V2 ये ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे यूनिस्वैप के ऊपर ये डेक्स यूज कर रहे हैं। तो जब डेक्स के ऊपर हम लिक्विडिटी पूल क्रिएट करते हैं, तो डेक्स एज ए गारंटी के तौर पे उस फंड की LP टोकन रिलीज करता है। उस LP टोकन से ही वो उस ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई कर पाता है जो डेक्स के ऊपर हमने पेमेंट डाला है। उस डेस्क के ऊपर कोई भी पेमेंट डाल सकता है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने से उससे, कि भाई आप मतलब जितने भी लोग हैं वो उसके ऊपर, उस पूल के ऊपर, सॉरी डेस्क के ऊपर अपना पूल क्रिएट कर सकते हैं। तो डेस्क वेरीफाई किससे करता है? LP टोकन से करता है कि भाई ये किसका फंड है और ये कितने टाइम के लिए लॉक है। अगर वो 3 महीने के लिए लॉक है, 6 महीने के लिए लॉक है, 5 साल के लिए है, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए लॉक है, तो उसके बाद में जब उसको LP लौटाई जाएगी तो वहां से फंड रिमूव हो जाएगा। जो ये लिक्विडिटी पूल के ऊपर जो हमने फंड डाला हुआ है, मतलब जो इसमें कंपनी ने जो फंड डाला हुआ है, इसमें आपकी ये रिमूव हो जाएगी। अब बात करते हैं कि भी LP टोकन को बर्न कर दिया, तो LP टोकन को जला दिया 00 नल एड्रेस के अंदर, तो वहां पे ट्रांजेक्शन्स वेरीफाई नहीं होंगी। तो ट्रांजेक्शन्स वेरीफाई नहीं होंगी तो डायरेक्ट डेस्क से आप पैसा नहीं निकाल सकते। जस्ट लाइक ये एक डिजिटल बैंक हो गया। जैसे कि हम फिजिकल बैंक में जाते हैं तो अपना अकाउंट में हम FD करवाते हैं, तो बैंक अपने को उस FD के बाद क्या देता है? एक बॉन्ड देता है कि भाई आप ये बॉन्ड हमें वापस करोगे, आपकी FD क्रैक हो जाएगी, इतने टाइम के लिए आपका पैसा लॉक रहेगा। तो वो बॉन्ड देने के बाद में वो पैसा निकल जाता है। तो डेक्स भी क्या करता है? LP टोकन देने के बाद में अगर उसको नहीं जलाते हैं और जितने टाइम पीरियड के लिए वो लॉक किया गया है उस टाइम पीरियड के बाद में वो LP टोकन डेक्स को लौटाते हैं, तो डेक्स से वहां से पैसा निकाल सकते हैं। तो इन्होंने उसको 100% बर्न कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम पैसा डाल रहे हैं वहां, ये जो लिक्विडिटी से डायरेक्ट क्रिएटर या इसके फाउंडर्स डायरेक्ट पैसा नहीं निकाल सकते। अब बात ये आती है कि भी पैसा किस तरीके से निकल सकता है, पैसा यहाँ से लिक्विडिटी कैसे रिमूव की जा सकती है, क्योंकि पूरा जो है ना वो गेम लिक्विडिटी के ऊपर है। अगर लिक्विडिटी बढ़ती हुई रहेगी, बढ़ते क्रम में रहेगी, तो लोगों को बेनिफिट्स होता रहेगा, लोग अपना सेल करेंगे और यहाँ से डॉलर निकालते रहेंगे। जिसके पास भी AIPF होगा, जिसके पास AIPF टोकन होगा, वो यहाँ पे जब सेल करेगा तो उसकी लिक्विडिटी वहां से, लिक्विडिटी से डॉलर निकल जाएंगे जो भी। तो अब ये बात होगी कि भी AIPF इन्होंने प्री मिंटिंग तो नहीं रख ली है कि कंपनी ने पहले ही बना के रख लिए हों
और फिर पब्लिक इसको बाई करती रहेगी, रेट इसको बढ़ाती रहेगी, और जो इसके क्रिएटर हैं या डेवलपर हैं वो टोकन्स को सेल करते रहेंगे और डॉलर निकालते रहेंगे। तो उस कंडीशन के लिए तो फिर ये लिक्विडिटी लॉक करना और एलपी टोकन बर्न करना कोई उसकी तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है, ये बंद करने के बाद भी यहाँ से पैसे निकल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने 25,000 टोकन मिंट किए थे, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ब्लॉकचेन पे लेके जाऊंगा आपको, एआईपीएफ उस पे चेक कर सकते हैं। ये पेयर के नीचे एआईपीएफ है, इसके एक्सप्लोजर पे जाएंगे कि इन्होंने प्री मिंटिंग कॉइन कितने रखे हुए हैं। 25,000 इन्होंने कॉइन मिंट किए थे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सर? एक बार हाँ कंफर्म जी, कर हाँ जी, दीजिएगा। हाँ जी, आ रही है। एक सेकंड सर, मेरा एक कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट, मैं एक बार उसको पिक कर लेता हूँ, तब तक ये ओपन होता है। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है, अभी करवाते हैं। ओके। तो सर ये ब्लॉकचेन पे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो रहा है, थोड़ा नेट का इश्यू है। सर कुछ लोगों का चैट है कि साउंड बहुत स्लो है। मेरे को हालांकि बहुत परफेक्ट साउंड आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कुछ देख लें अगर जो हो सके तो। कोई नहीं सर, मैं थोड़ा लाउड बोलता हूँ, बाकी वैसे मैं लाउड ही बोल रहा था, कुछ नेटवर्क इश्यू हो सकता है आई थिंक। अब तभी ये ओपन भी नहीं हो रहा, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। मैं जहाँ पे आया हुआ हूँ यहाँ थोड़ा नेटवर्क का रेंज शायद कम है। ओके ओके, चलेगा सर। बैठो बैठो, अरे बैठो। तो सर ये ओपन हो गया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब हम इसके ऊपर चलते हैं, इसके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ग्रीन सिंबल आ रहा है, इसका कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है। अब हम इसमें, मैं आपको दिखा रहा था प्रीमिंटिंग क्यों इन्होंने कितने किए हैं, हम उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो ये 28 नंबर से, सॉरी 29, 30 और 31, इसके नीचे आपको दिख रहा होगा 32, 33 नंबर के ऊपर की टोटल सप्लाई इसमें लिखी हुई है 25,000। और इसके जो HGL और एक QEM, दो एड्रेस हैं जो ये कॉइन को मिंट करते हैं। और ये कब मिंट करते हैं, मिंट करके और ये किस में डालते हैं, रिसीवर एड्रेस कौन सा है इसका, 444B। तो ये जो दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं ये इसके मिंटिंग के हैं, जो डॉलर आते हैं और ये कॉइन मिंट करते हैं। और इन तीनों की जो ओनर, इस मिंट करने के बाद में ये जाते हैं 444B के पास में, जिसका नाम है ट्रेजरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये 444B इसका ट्रेजरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अपन होल्डर्स में भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा टोकन इसी एड्रेस के ऊपर होल्ड हुए हैं। और इन तीनों के ऊपर जो ओनरशिप है वो 00 नल एड्रेस की है। यहाँ से भी क्रिएटर नहीं निकाल सकता, क्योंकि ओनरशिप उसने रीअनाउंस की हुई है। इन तीनों की मैं आपको 1 बाय 1 आपको चेक करवाऊंगा, आप इनकी लास्ट की डिजिट याद रखिएगा, और वहां पे जब चेक करवाएंगे तो दिखा भी दूंगा कि इनके ऊपर ओनरशिप 00 नल एड्रेस की है कि नहीं है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कि कितने टोकन इन्होंने प्रीमिंटिंग में रखे हुए हैं। 25,000 इन्होंने रखे थे। जब हम डेक्स के ऊपर लिक्विडिटी पूल क्रिएट करते हैं, तो डेक्स के ऊपर सर जब ये लिक्विडिटी, दो चीजें चाहिए होती हैं, लाइव रेट के टोकन्स एंड डॉलर। तो 5,000 ने यहाँ पे डाले, 1,000 डॉलर डाले, एक टोकन की वैल्यू $1 निकल के आई, बचे 20,000 कहाँ पे रह गए, 444B जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, रिसीविंग एड्रेस जिसका दिखाया मैंने आपको ट्रेजरी के पास। और ट्रेजरी के ऊपर ओनरशिप किसकी है, 00 नल एड्रेस की। तो मतलब ये हुआ कि कॉइन मिंट करके जो इन्होंने रखे थे उसमें से भी ये नहीं निकाल सकते, और उसके बाद में जब डॉलर आए तो कॉइन मिंट हुए और वो ट्रेजरी में गए तो वो नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहां पे ओनरशिप 00 ये तो इन्होंने रखा है। प्रीमिंटिंग तो नहीं रखा, लेकिन इन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कुछ ऐसा कॉल तो नहीं दे रखा है कि ये पीछे से कॉइन की मिंटिंग कर सके। अगर पीछे से ये मिंटिंग करते रहेंगे तो कॉइन की मिंटिंग करेंगे और फिर वो सेल करेंगे, यहाँ से लिक्विडिटी रिमूव कर लेंगे। तो मैं आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक बार दिखाता हूँ, गो सिक्योरिटी में जाएंगे, हम उसको रीड करते हैं। तो इसमें एक टैक्स, इसमें इश्यू दिखा रहा है सिंगल की 5% सेल टैक्स रखा हुआ है। तो कंपनी का ये जो इश्यू जो दिखा रहा है, ये डेक्स स्कैनर इसको इश्यू मान रहा है, जबकि कंपनी बोल रही है कि जब आप 100 टोकन सेल करेंगे तो आपको 95 टोकन का ही पेमेंट मिलेगा, क्योंकि 5% है वो हमारे जो
जो भी कंपनी के खर्चे हैं उसके लिए इन्होंने जो भी इनकी इनकम लगा लें या खर्चे लगा लें, जो भी मैनेज करना है, ये ही कंपनी का प्रॉफिट है जो 5% सेल टैक्स है। उसके बाद इसमें ना कोई बाई टैक्स है, ना कोई टैक्स मॉडिफिकेशनेबल है कि भाई इस टैक्स को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, ना कोई इंटरनल कॉल है। ओनरशिप रीअनाउंस की हुई है कि ओनरशिप छोड़ी हुई है किसके ऊपर, हम नीचे जाके भी चेक कर सकते हैं। क्रिएटर ने इस एड्रेस से इसको क्रिएट किया है और उसके नीचे जो है ओनर एड्रेस 00 नल एड्रेस आ रहा है। हम इसको ब्लॉकचेन पे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 00 नल एड्रेस का ही कॉन्ट्रैक्ट है कि किसी और का है। ये आप देख सकते हो, ये ओनरशिप रीअनाउंस की हुई है, इसके ऊपर ओनरशिप छोड़ी हुई है। सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कॉल देकर करके ओनरशिप 00 नल एड्रेस के ऊपर छोड़ी हुई है। ये हम इसकी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। क्विक इंटेल पे हम जाते हैं तो किसी तरह का कोई इश्यू नहीं दिखाता है क्विक इंटेल भी। ओके सर, टोकन स्नीफर जो है ये भी एक तरीके से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, जो इसका मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको रीड करके उसमें कोई बग्स वगैरह तो नहीं है, उसको स्कोरिंग देते हैं कि भी ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसकी जो इन्होंने फंडामेंटल्स जो इसने व्हाइट पेपर के अंदर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि व्हाइट पेपर में कुछ लिख के दे दिया और काम कुछ और कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी टोकन स्नीफर्स पे हम जाके चेक करेंगे तो इसको 100 में से 100 स्कोरिंग मिली हुई है। हो गया सर 6/8, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये इसमें प्रोसेस किया हुआ है कि वेरीफाइड है कि नहीं है, किस तरीके से ओनरशिप रीअनाउंस की हुई है कि नहीं है, क्रिएटर क्या इसमें कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ये सारी चीजें आप जाके 1 बाय 1 चेक भी कर सकते हैं। तो इसने इस कॉन्ट्रैक्ट को 100 में से 100 स्कोरिंग दी हुई है। अब हम बात करते हैं कि भी यहाँ से लिक्विडिटी रिमूव नहीं हो सकती है क्योंकि 100% एलपी टोकन बर्न किया हुआ है, प्री मिंटिंग कोइन नहीं रखे हुए हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये मिंटिंग भी नहीं कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोजेक्ट को जो रन करवाया जा रहा है तो किस तरीके से करवाया जा रहा है, कौन इसको मैनेज कर रहा है, कोई इसको ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर रहा है। इसके 5 इन्होंने बेसिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं जो पूरे प्रोजेक्ट को रन करवाते हैं। हम इसकी वेबसाइट के ऊपर चलेंगे तो उसमें आपको वो 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी दिखेंगे और उनके ऊपर जो ओनरशिप है वो भी हम चेक करेंगे। ये मैं वेबसाइट पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने की वेबसाइट पे, तो ये व्हाइट पेपर पीएफ के अंदर इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री दी हुई है पूरे प्रोजेक्ट की कि किस किस फेज में कौन कौन सी चीजें लॉन्च होनी है और किस किस तरीके से वो काम करते हैं, कौन कौन से इसके मैकेनिज्म है जो इस प्रोजेक्ट को रन करवा रहे हैं। एआईपीएफ ओवरव्यू के अंदर पूरी डॉक्यूमेंट्री है 63 पेज की जो डीपली इस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ करके वहां पे बताया हुआ है इस प्रोजेक्ट के बारे में ही। एआईपीएफ प्रेजेंटेशन पे हम चलते हैं तो यहाँ पे इसकी ओपन हो जाएगी पीडीएफ। ये मैंने पीडीएफ ओपन कर ली। इस पीडीएफ के अंदर इन्होंने दे रखा है ये 5 इंटेलिजेंस मॉड्यूल, क्योंकि जो प्रोजेक्ट जो ये चल रहा है इसको कोई ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर रहा है तो फिर इसको चला कौन रहा है। तो ये 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं जो एक दूसरे के पैरेलल काम करते हैं और यही पूरे प्रोजेक्ट को रन करवा रहे हैं। फर्स्ट जो है वो एनीनी, तो अब अपने को ये समझने की जरूरत है कि ये किस तरीके से काम करते हैं और इनका क्या क्या काम इनको डिवाइड दिया हुआ है कि ये कौन कौन से काम करते हैं। फर्स्ट जो है वो एनीनी, इसी का एक मैंने आपको अभी कोडिंग खोल के दिखाई थी जिसमें 25,000 टोकन इन्होंने मिंटिंग के दिखाए थे, उसमें से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एनीनी का जो टोकन्स की मिंटिंग करता है। उसका काम है टोकन मिंट करना, जब डॉलर आएंगे तो टोकन मिंट करेगा, लेकिन कितने मिंट करेगा वो उसको गाइडेंस देता है एसआईजी जो सप्लाई इंटीग्रेट है कि भी कितने टोकन हमारे पास रखे हुए हैं, कितने हमारे को मिंट करने हैं, क्योंकि ये 250 दिन के बैकअप के अकॉर्डिंग लेके चलता है। तो जो दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वहां पे कोडिंग के अंदर था वो एसआईजी का था, ठीक है जी। तीसरा था वो था अपना एएलपी का जो इसका रिसीविंग एड्रेस था जो ट्रेजरी का था। तो ये इसके 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। फर्स्ट का काम है नए टोकन मिंट करना, ठीक है जी। कितने मिंट करेगा वो उसको कॉल देता है एएलपी की इसके पास में फंड कितना है, ट्रेजरी में कितने टोकन रखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये टोकन मिंट करता है। फिक्स कॉल नहीं दे रखी है कि भी इतने डॉलर आएंगे तो इतने टोकन मिंट करने, अकॉर्डिंग टू टोकन बैलेंस के अकॉर्डिंग ही ये क्या करता है टोकन मिंट करता है। उसके बाद में है एएलएस, ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। एएलएस कैसे काम करता है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसलिए रखा हुआ है क्योंकि सर आप सभी को पता है कि अपने एफिलिएट मार्केट के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, कोई कॉइन वगैरह लॉन्च होता है तो स्टार्टिंग में उसका रेट सूट ही होता है, बाइंग होती है तो उसका रेट अप होता है, एक साथ ही अप होता है, और फिर बाद में क्या होता है वो डंप हो जाता है। तो ये दोनों चीजें ही कंपनी के लिए खराब होती है, एक साथ बढ़ना और एक साथ डंप होना। तो ये उस चीज को मैनेज करता है, स्टेबलाइजर का काम करता है, रेट एकदम से बढ़ेगा भी नहीं और एकदम से नीचे जाएगा भी नहीं। इसके लिए इन्होंने ये काम कैसे करता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो इसका रेट अभी $2 चल रहा है, 1.96 है, लेकिन हम
$2 मान लेते हैं कि $2 टोकन का राइट नाउ रेट चल रहा है और उसकी ग्रोथ हो जाती है 24 आवर्स में 10%, 10-15% वो ग्रोथ कर गया, 2.10 हो गया उसका रेट। तो ये एएलएस जो है ये ट्रेजरी के साथ में अटैच है। जो 444B नाम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको दिखाया था ट्रेजरी, जिसमें कॉइन जाते हैं मिंट होकर के, जिसमें कॉइन का स्टोर रहता है, ये उसके साथ में अटैच है। ये वहां से कॉइन निकालेगा और उनको सेल करने लग जाएगा और उसके रेट को 5-7% नीचे ले आएगा। और डॉलर सेल वो सॉरी कॉइन सेल करेगा तो डॉलर कलेक्ट करके अपने पास रख लेगा। उसमें से कुछ तो ये लिक्विडिटी के अंदर ऐड कर देता है और कुछ अपने पास बैकअप के तौर पे रखता है। तो लिक्विडिटी बढ़ती रहेगी, तो इधर से लिक्विडिटी बढ़ती रहेगी तो लोग सेल भी करेंगे तो लिक्विडिटी कम नहीं होगी, तो इसलिए लिक्विडिटी में उसमें डालता रहता है और अपने पास बैकअप रखता है। जैसे 2.10 गया तो उसको 2.5 पे लाके छोड़ दिया, दोबारा 2.5 से फिर दोबारा 2.15 गया, फिर 5% डंप कर दिया। तो ये इसी तरीके से एक बार ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, इस तरीके से ये बढ़ते हुए क्रम में ऊपर जाएगा इसका रेट। अब हम बात कर लेते हैं डाउनफॉल की, कि अगर इसका रेट 10% डंप चला गया तो ये एएलएस क्या करेगा, जो इसने अपने पास बैकअप रखा हुआ है ना डॉलर का, जो टोकन सेल करके वहां से डॉलर निकालेगा और टोकन की बाई बैक करेगा, तो उसके रेट को 5-7% पंप कर देगा। फिर वहां से दोबारा नीचे डाउन चला गया तो फिर दोबारा ऊपर कर देगा। तो एज ए भी मैनेज करने का काम करता है, रेट को स्टेबलाइजर करने का। ओके जी। उसके बाद है एआरपी, ऑटो रीइन्वेस्ट प्रोटोकॉल। ये इसलिए रखा हुआ है कि मार्केट के अंदर पैनिक सेल क्रिएट ना हो। पैनिक सेल तब क्रिएट होगी जब मार्केट के अंदर ज्यादा टोकन होल्ड हो जाएंगे और वो एक साथ सेल के लिए आएंगे। तो ये ज्यादा टोकन होल्ड होने ही नहीं देता है, क्योंकि ये जो है ना, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये रोबोट है, ये चेक कर लेते हैं कि भी किसके पास कितने टोकन पड़े हुए हैं, मार्केट में टोटल सप्लाई कितनी है, जो सर्कुलेट सप्लाई है वो कितनी गई हुई है और हमारे को इतनी अकॉर्डिंग टू अवर बैलेंस कितनी हमारे को सर्कुलेट सप्लाई होनी चाहिए। इसको जो गाइडेंस का काम करता है एसआईजी है, ये एआरपी को गाइडेंस करता है। ये सप्लाई इंटीग्रेट ये चेक करता है कि कितने डॉलर आए हैं, कितने टोकन मिंट हुए हैं, कितने हमारे डेस्क के ऊपर गए हैं, कितने ट्रेजरी में गए हैं और कितने मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं। ये इस सब की केएलसी लगा के एआरपी को कॉल देता है कि एग्जाम्पल के तौर पे कैसे, कि मान लो टोकन हो गए 10,000 टोकन मार्केट में होल्ड हो गए आज के दिन, तो ये एआरपी क्या करेगा कि भी 10,000 टोकन मार्केट के अंदर होल्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि डेस्क के ऊपर अगर कोई बड़ा फंड आया तो टोकन का रेट अगर बढ़ गया 10x हो गया, सॉरी 10x नहीं, 10%, 15% या 20% इसकी ग्रोथ होगी, या 2x 3x भी हो गया, तो ये जो 10,000 होल्डर हैं यही बड़ा प्रॉफिट लेके चले जाएंगे अपने रेट जो भी आए। जो बाद में आएगा वो तो फिर नुकसान में ही जाएगा। तो ये क्या करता है एआरपी, एएलएस को कॉल देके उसके रेट को 2-3% पंप करवा देता है कि भी आप इस ज्यादा टोकन मार्केट में होल्ड हो रहे हैं, आप इसके रेट को थोड़ा सा 2-3% पंप करवा दो, ताकि जो 10,000 टोकन होल्ड है उसमें से 7,000 टोकन यहीं पे सेल के लिए आ जाएं 2-3% पंप के लिए। क्योंकि ऑलमोस्ट जो लोग होते हैं 70% लोगों की मेंटेलिटी यही होती है कि जो हमने विड्रॉल लिया है उसके जो चार्जेस लग रहे हैं, अगर इसका रेट 2-3% बढ़ गया तो मेरे चार्जेस रिकवर हो जाएंगे, तो मैं टोकन सेल कर दूंगा। तो ये एआरपी उसी के ऊपर, सेल के ऊपर ही, मार्केट में पैनिक सेल क्रिएट ना हो इसी के ऊपर ये काम करता है और इसी के ऊपर ये रेट को ऊपर मतलब थोड़ा 2-3% पंप करवाते ही 7,000 टोकन सेल के लिए आ गए, तो मार्केट में अंदर ज्यादा टोकन बचे ही नहीं। बोला किया नहीं, मैंने बोला कि सर आपकी आवाज आ रही है, अपना है ना माइक को थोड़ा म्यूट कर लें। उसके बाद है सर एएलपी। एएलपी जो है ये क्या करता है, ये रेट को मैनेज नहीं करता है, इसको रेट से कोई लेना देना नहीं है, ये काम करता है कंपनी के पे आउट को मैनेज करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे टोकन में स्टैकिंग लगाते हैं और टोकन के अंदर ही इसमें विड्रॉल के रूप में टोकन जाते हैं, चाहे किसी ने उसमें 45 डेज के लिए स्टैकिंग लगाई हो, 90 डेज के लिए, 180 डेज के लिए या 360 डेज के लिए, जिसने जितने दिन के लिए स्टैकिंग लगाई है उसको उतने के हिसाब से आरओआई जाएगी, तो वो टोकन के फॉर्म में ही बाहर जाएगी। तो ये जो एएलपी है ये बैकअप लेके चलता है 250 दिन के टोकन के ट्रेजरी के अंदर, कि अवेलेबल होने चाहिए एनी टाइम 250 दिन के टोकन किसके अंदर, ट्रेजरी में, कि 250 दिन तक वो टोकन दे पाए बाहर। ठीक है जी। अगर इसके पास 250 दिन के टोकन रखे हुए हैं तो इसी की कॉल के ऊपर एनीनी नए टोकन मिंट करेगा, कि एक टोकन की लिक्विडिटी आती है और 250 दिन के टोकन पड़े हुए हैं तो ये एनीनी से एक टोकन ही मिंट करवाएगा। अगर इसके पास 200 से 250 दिन के बीच में है तो ये एनीनी से 2 टोकन मिंट करवाएगा, एक टोकन की लिक्विडिटी आएगी तो 2 टोकन मिंट करवाएगा, क्योंकि इसको 250 दिन के टोकन का बैकअप रखना है। ओके सर। अगर इसके पास 200 से 150 दिन का बैकअप रखा हुआ है एएलपी के पास टोकन का, तो ये एनीनी से 3 टोकन मिंट करवाएगा, क्योंकि इसको 250 दिन कंप्लीट करने हैं। अगर 150 से 100 दिन के बीच में है तो ये 4 टोकन मिंट करवाएगा। अगर 100 दिन से नीचे टोकन पड़े हुए हैं ट्रेजरी के अंदर, तो इस एनीनी के पास में जब एक टोकन की लिक्विडिटी आएगी तो ये उससे 5 टोकन मिंट करवाएगा। तो ये इसका मिंटिंग का रेशियो है अकॉर्डिंग टू ट्रेजरी बैलेंस, कि ट्रेजरी में कितने
जितने दिन के टोकन पड़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये एनएनई नए टोकन मिंट करके देता है। तो ये इसके 5 जो हैं ये पैरेलल इन्होंने एक दूसरे के काम करते हैं, जिसमें रेट कंट्रोल करने के लिए, मार्केट में पैनिक सेल ना हो उसके लिए, मार्केट की सप्लाई को इंटीग्रेट करने के लिए, और ट्रेजरी के अंदर कितने दिन का बैलेंस है वो भी चेक करके ही नए टोकन मिंट होते हैं। मतलब मिंटिंग के ऊपर भी कंट्रोल है, रेट के ऊपर भी कंट्रोल है, और पैनिक सेल के ऊपर भी कंट्रोल है, जो कि चाहिए होते हैं मार्केट में। यही चीजें चाहिए होती हैं। अगर इन तीनों चीजों के ऊपर कमांड अच्छी है तो वो चीज मार्केट के अंदर सर्कुलेट होती रहेगी और उसके रेट में भी डंप नहीं होगा और वो सर्वाइवल भी अच्छा कर पाता है। तो ये इसके 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थे सर। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके प्लान के ऊपर आ जाते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर। मैंने आपको पहले ट्रांसपेरेंसी की चीजें दिखाई थी, उसके बाद में ये काम किस तरीके से करते हैं वो मैंने इनका बताया है। अब हम बात करते हैं प्लान की, आफ्टर उसके हम डिस्कस कर लेंगे आपके कोई भी क्वेश्चंस जो होंगे वो। सर इसमें 2 तरीके से बॉन्ड स्टैकिंग और सिंगल स्टैकिंग 2 तरीके से प्लान में रखा हुआ है। 10,000 रुपए डलवा रहा है, इसलिए मैं उसी के चक्कर में वॉइस आ रही है, प्लीज अपना माइक को है ना म्यूट कर दें सर बीच होस्ट में, फिर डिस्टरबेंस हो रहा होस्ट बना दीजिए ताकि उनको जो है ना वो कर सके, या फिर आप कर दें। है। 1 सेकंड सर मैं करता हूँ अभी। विजेंद्र जी आपकी आवाज आ रही है, इसको माइक को म्यूट कर लेना आप। सॉरी। ओके सर हम कंटिन्यू करते हैं सेशन को। तो सर हम प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर बात कर रहे थे। कंपनी ने 2 तरीके से इसमें स्टैकिंग रखी हुई है, बॉन्ड स्टैकिंग और सिंगल टोकन स्टैकिंग। बॉन्ड स्टैकिंग मैं आपको प्लान के लास्ट में समझाऊंगा ये क्यों रखी हुई है। दोनों में सेम आरओआई है, सेम कंडीशन है, सारी चीजें ठीक है। हम सिंगल टोकन स्टैकिंग से स्टार्ट करते हैं। इसमें 5 तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं कि भी आप अपने प्रिंसिपल को किस टाइम पीरियड के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए आप स्टैक करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको आरओआई मिलेगी। फर्स्ट जो है वो है फ्लेक्सिबल, कि आप 24 आवर्स के बाद में अपने प्रिंसिपल को कभी भी निकाल सकते हैं। अगर आप उस कंडीशन में जाते हैं तो आपको आरओआई मिलेगी 0.6, मतलब 0.60 है ये। आपको दिन में 2 बार पे आउट मिलेगा, 0.30, 0.30, 24 घंटे में 0.60 आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज है कि फ्लेक्सिबल के अंदर जब भी आप प्रिंसिपल को विड्रॉल करेंगे तो आपको 20% इसमें डिडक्शन लगेगा। आपने अगर 1000 टोकन स्टैक किए हैं तो आपको 800 टोकन ही मिलेंगे। सिर्फ फ्लेक्सिबल के अंदर 20% डिडक्शन रखा हुआ है, और वो इसलिए रखा हुआ है कि बड़े वेल्स इसके रेट को मैनिपुलेट ना कर पाए। क्योंकि वो बड़े, अगर कोई वेल्स करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ से बाइंग करके रख लिया तो रेट ऊपर चला जाएगा, नीचे के रेट में बाई कर ली, ऊपर जाके सेल कर देगा, नीचे आएगा फिर बाई कर लेगा। तो एज ए ट्रेडिंग के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने 20% का डिडक्शन रखा हुआ है सिर्फ फ्लेक्सिबल के अंदर। बाकी अगर फिक्स डेज के लिए अब आप स्टैक करते हैं 45 डेज के लिए तो 0.7 आरओआई है, 90 डेज के लिए करते हैं 0.80 है, 180 डेज के लिए करते हैं तो 0.90 है, और 360 डेज के लिए करते हैं तो डेली आपको 1% मिलेगा, दिन में 2 बार 0.50, 0.50। और अगर आपने 45 दिन के लिए भी स्टैकिंग की है तो 46वें दिन आप जब अपने प्रिंसिपल को अनस्टैक करेंगे तो जितना आपने आज स्टैक किया उतना ही आपको उस दिन पूरा का पूरा मिलेगा, उसमें कोई डिडक्शन नहीं है, जो फिक्स टाइमिंग के लिए। ये होगी आरओआई इनकम। ओके सर, उसके बाद है ऑटो कंपाउंडिंग इनकम। ऑटो कंपाउंडिंग इनकम किस तरीके से आती है, कंपाउंडिंग इंटेलिजेंस किस तरीके से इसका काम करता है कि मान लो आपने 1000 टोकन स्टैक किए हैं 360 दिन के लिए, तो डेली आपको 1% मिलेगा, तो आपको मिलेंगे 10 टोकन। एवरीडे आपको 10 टोकन आएंगे 24 आवर्स में, तो हर 12 घंटे में आपको 5 टोकन मिलेंगे। तो आपका जो फर्स्ट पे आउट आपका आएगा 1000 टोकन के ऊपर आपको 5 टोकन मिले आपको प्रॉफिट के रूप में 12 घंटे बाद में। अगर आपने उस प्रॉफिट को नहीं निकाला, उसको विड्रॉल नहीं किया, तो अगली जो आरओआई आएगी जो 12 घंटे बाद आएगी वो 1005 के ऊपर 1% आएगी। ऑटो कंपाउंडिंग है, लगाने की नीड नहीं है। आप विड्रॉल नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली कंपाउंडिंग में लग जाता है। कंपाउंडिंग से आप अपना प्रॉफिट कभी भी विड्रॉल ले सकते हैं, एनी टाइम। विड्रॉल आपको लेने के लिए ये नहीं है कि आपकी भी जितने दिन तक प्रिंसिपल लॉक है उतने दिन के लिए आपका प्रॉफिट भी लॉक हो गया। विड्रॉल आप कभी भी ले सकते हैं, प्रॉफिट का आधा टोकन भी आप विड्रॉल ले सकते हैं। उसके बाद है प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड। प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड किस तरीके से आता है, जितने भी लोगों को हम डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं, डायरेक्ट उनको
ज्वाइन करवाते हैं उनको जो प्रॉफिट जाएगा उस प्रॉफिट के ऊपर 10% मिलेगा। मतलब आरओआई के ऊपर आरओआई दी हुई है 10%। जो डायरेक्ट हमने स्पिल करवाया है, जिसको हमने डायरेक्ट स्पिल करवाया है, डायरेक्ट जिसको स्पॉन्सर किया है, उसको जो प्रॉफिट जा रहा है, मान लो किसी ने 1000 टोकन स्टैक किए हैं, उसको डेली के 10 टोकन जा रहे हैं, तो 10 टोकन का एक टोकन आपको भी मिलेगा 10% उसका। उसके बाद है अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड। अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड लेने के लिए, नेटवर्क इनकम लेने के लिए आपको रैंक अचीव करनी पड़ेगी। इसमें 15 रैंक दी हुई है। जैसे जैसे आपकी रैंक अचीव होती जाएगी वैसे वैसे आपकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी इनकम की। फर्स्ट जो रैंक है वो नोवा है। नोवा रैंक अचीव करने के लिए आपको मिनिमम 100 टोकन होल्ड करने, $100 का टोकन होल्ड करने पड़ेंगे जिनकी वैल्यू $100 हो, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टोकन से भी स्टैकिंग लग जाती है, लेकिन जिस आईडी एक्टिवेट तभी मानी जाती है जब उसकी वैल्यू $100 रहे या $100 से अबाउ रहे। अगर $99 भी उसकी वैल्यू हो गई तो फिर आपको नीचे की नेटवर्क इनकम नहीं आएगी, सिर्फ आरओआई ही मिलेगी आपके इन्वेस्टमेंट की। तो मेक श्योर कि आप जब किसी की आईडी एक्टिवेट करवाएं तो $110 या $120 से करवाएं, क्योंकि रेट थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है। अगर अपन एग्जैक्ट $100 से ही उसके कॉइन स्टैक करवाएंगे तो अगर 1-2% रेट डाउन भी आ गया तो उसकी वैल्यू 100 से कम हो जाएगी, तो नेटवर्क इनकम नहीं आएगी। तो होना चाहिए। टीम का बिजनेस आपका $5000 होना चाहिए। अब टीम बिजनेस की बात करें तो टीम के लिए ये नहीं है कि आपको अलग अलग लेग मेंटेन करनी है। सिंगल लेग में अनलिमिटेड डेप्थ तक, अगर 100वां बंदा भी नीचे बिजनेस डाल रहा है तो वो $5000 के अंदर काउंटेबल होगा। ठीक है जी। $5000 का जैसे बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा, वहां पे $5000 की वैल्यू के कॉइन स्टैक हो गए तो आपका ये बिजनेस वहां पे शो कर जाएगा। उसके बाद आपको 2 डायरेक्ट रेफरल करने हैं मिनिमम $100 से। ठीक है जी। अगर आपने ये कंडीशन फुलफिल कर ली तो आप बन जाते हैं फर्स्ट रैंक के ऊपर। अब $5000 की जो आरओआई जाएगी पूरी टीम की, उसका 10% आपको मिलेगा। इस तरीके से सेकंड रैंक है $500 खुद का स्टैकिंग होना चाहिए। $20000 टीम का बिजनेस होना चाहिए। 5 हो रखा था, 15000 और होना चाहिए, तो टोटल 20000 बिजनेस होना चाहिए। 2 डायरेक्ट आपने कर रखे थे, 1 डायरेक्ट आपको और करना है, 3 डायरेक्ट होने चाहिए। अब $20000 की जो आरओआई जाएगी उसका 20% आपको मिलेगा। जैसे ही आप सेकंड रैंक पे पहुंच जाएंगे तो आपकी जो ये फर्स्ट इनकम है, जो आपको 10% मिल रही थी, जो डायरेक्ट को आपको 10%, ये भी 20% हो जाएगी बढ़ के। सेकंड रैंक पे पहुंचते ही आपके ने जिनको डायरेक्ट स्पॉन्सर करवा रखा है उसके जो 10% मिल रहा था वो भी 20% हो जाएगा। इस तरीके से कंपनी ने 9th रैंक तक इसका वर्टस लेवल तक सिंगल लेग इसका क्या रखा हुआ है, इनकम रखी हुई है, जिसमें 90% इन्होंने आरओआई की आरओआई डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। अगर आपके नीचे बिजनेस हो जाता है इतना और आप सिंगल लेग में ही बिजनेस हो गया, तो अगर यहाँ पे जाके भी आप किसी को डायरेक्ट ज्वाइन करवाते हैं 9th रैंक अचीव होने के बाद में, अगर आप किसी को डायरेक्ट ज्वाइन करवाते हैं तो उसको उसके अमाउंट का जो मिल रहा है प्रॉफिट, उसका 90% आपको भी मिलेगा। मतलब अगर आपने 1000 टोकन उसके स्टैक करवाए हैं, उसको 10 टोकन एवरीडे मिल रहे हैं, तो 9 टोकन आपको भी मिलेंगे। इस तरीके से टोटल कंपनी ने 150% आरओआई की आरओआई डिस्ट्रीब्यूट की हुई है 15 रैंक तक। ओके जी। लेकिन इसमें एक चीज है कि अगर आप सेकंड रैंक पे हैं, आपके नीचे कोई नोवा बन गया, मैंने किसी को ज्वाइन करवाया XYZ, मैंने किसी ए पर्सन को ज्वाइन करवाया और वो मेरे नीचे नोवा अचीव हो गया, मतलब उसने फर्स्ट रैंक अचीव कर ली, तो मुझे फिर उसकी टीम से सेकंड रैंक पे मैं हूं, वो फर्स्ट पे पहुंच गया, तो मुझे उसकी टीम से 10% ही मिलेगा, 20% नहीं आएगा। 10% उसको चला जाएगा। डिफरेंस शेयरिंग इनकम रखी हुई है। तो ये चीजें ध्यान में रही, मतलब थोड़ा दिमाग में रही कि भी डिफरेंस शेयरिंग इनकम आती है तो अपने को नेक्स्ट रैंक अचीव करने के लिए अलग अलग पीपल्स को ज्वाइन करवाना पड़ेगा, आगे हमें काम करता रहना पड़ेगा, क्योंकि सेम रैंक पे आने के बाद में फिर इनकम आपकी बंद हो जाएगी। उसके बाद में है ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल इनकम। ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल इनकम किस तरीके से मिलती है? ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल इनकम लेने के लिए आपको इस पूल में आने के लिए मिनिमम आपकी रैंक नोवा होनी चाहिए, मतलब जो भी रैंक होल्डर होगा वो इस पूल के अंदर आएगा। अब इस पूल में कंपनी ने पैसा कहां से निकाला हुआ है? कंपनी ने पैसा निकाला हुआ है कि पिछले 12 आवर्स में हमारी कितनी आरओआई गई है, उस आरओआई का 10% अमाउंट यहाँ पे आएगा पूल के अंदर। और वो डिवाइड किस तरीके से किया जाएगा कि इस 12 घंटे के अंदर 12 आवर्स में नया बिजनेस कितना आया है, टोटल बिजनेस कितना आया है, और उस टोटल बिजनेस में जो भी रैंक अचीवर हैं उनका डायरेक्ट योगदान कितना है। अगर डायरेक्ट योगदान नहीं है, टीम का बिजनेस काउंटेबल नहीं होता है, बन गया और मैंने डायरेक्ट बिजनेस किया $100 का, तो मुझे उस कंट्रीब्यूशन पूल से इनकम आएगी। अगर मैंने उस दिन डायरेक्ट बिजनेस नहीं किया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और उस दिन मैंने ही बिजनेस किया है, मान लो कंपनी बिजनेस ही $100 का हुआ है और इस पूल के अंदर पड़े हुए हैं मान लो $10,000 की आरओआई गई है कंपनी की 12 घंटे के अंदर, तो $1000 इसमें पड़े हुए हैं, $1000 के कॉइन पड़े हुए हैं, तो मैंने $100 का बिजनेस किया है और मैंने कंपनी में उस दिन बिजनेस ही $100 का हुआ है, तो मुझे वो $1000 के कॉइन मुझे ही मिलेंगे वो। तो इस तरीके से ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल
यूजफुल है। ये इसलिए रखा हुआ है कि लीडर आगे से आगे काम करता रहे, रुके ना, क्योंकि ये भी एक अच्छी इनकम है। चाहे अपन 10 20 50 डॉलर की डेली आईडी नहीं लगाएं, एक्टिवेट करें, डेली हम किसी ना किसी को डायरेक्ट रेफरल करते रहें और ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल इनकम लेते रहें आफ्टर नोवा बनने के बाद। उसके बाद है सर, ये इसमें 4 तरह की इनकम दी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं इसके विड्रॉल के मैकेनिज्म के ऊपर, क्योंकि इसमें इनकम कुछ फास्ट दे रखी है, तो विड्रॉल के ऊपर कुछ ब्रेकर्स लग, कोइन मार्केट के अंदर बाहर ना जाए और पैनिक सेल्स क्रिएट ना हो और रेट इसका डंप ना जाए, इसलिए ये पूरा मैकेनिज्म इन्होंने लगाया हुआ है। तो ये समझना भी बहुत जरूरी है। जो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमें लगता है कि प्रोजेक्ट लंबा चलेगा, उसका सबसे बड़ा रीजन इसका विड्रॉल मैकेनिज्म है, जो हमारे को जिसको देख करके हमने इस चीज का डिसीजन लिया कि कितने दिन तक चल सकता है। ये चीजें हम यहाँ पे विजुअल कर सकते हैं, जिस तरीके का इनका विड्रॉल मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट जो है, आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी तरह की इनकम हो, चाहे वो आपकी आरओआई इनकम हो, चाहे वो आपकी नेटवर्क इनकम हो, चाहे सेल्फ इन्वेस्टमेंट की इनकम हो, चाहे वो नेटवर्क इनकम की हो, किसी भी तरह की इनकम को लेने के लिए सबसे पहले उस इनकम को आपको टर्बाइन करना पड़ेगा, टर्बो के अंदर डालना पड़ेगा, टर्बो से फिर आपको अपने वॉलेट में लेना पड़ेगा। ये एक विड्रॉल लेने का प्रोसीजर है। इनकम आपकी बनी तो आपको टर्बाइन करना पड़ेगा, टर्बो में डालना पड़ेगा, टर्बो से फिर आपको अपने वॉलेट में लेना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे मेरी जो इनकम है मुझे इमीडिएट मिले, मान लो एग्जांपल के तौर पे किसी के $100 के कॉइन बन चुके हैं जिनकी वैल्यू $100 है, इतना उसको प्रॉफिट आ चुका है, चाहे वो आपके खुद के इन्वेस्टमेंट पे आया हो, चाहे वो नेटवर्क इनकम से। अगर उसको इमीडिएट उसको चाहिए टर्बो के अंदर, तो उसको 20% बर्निंग फीस पे करनी होगी। मतलब $100 के अगर कॉइन है तो उनकी $20 की जो, उसको $20 एडवांस में देने पड़ेंगे, 20 यूएसडीटी आपकी कटेंगी और $100 की वैल्यू के कॉइन आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें से आपके 80 मिल गए 100 में से और 20 काट लिए गए। 20 आपको पहले पे करने पड़ेंगे, फिर 100 के ही आपको पूरे मिलेंगे। अगर आपको इंस्टेंट मतलब विद इन सेकंड्स में आपको अपना प्रॉफिट चाहिए, किसके अंदर, टर्बो में चाहिए, तो कोई लग रहा है कि भी ये ज्यादा है तो आप उसमें 10 दिन सिलेक्ट कर सकते हैं, 15% बर्निंग फीस लगेगी, 20 दिन सिलेक्ट कर सकते हैं, 10% बर्निंग फीस लगेगी, 30 दिन सिलेक्ट कर सकते हैं, 5% 60 दिन सिलेक्ट कर सकते हैं, 0% बर्निंग फीस लगेगी। जैसे जैसे टाइम का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी बर्निंग फीस की जो परसेंटेज है वो कम होती हुई जाएगी। अगर आप 10 दिन सिलेक्ट करते हैं तो वो 10 दिन के बाद नहीं आएंगे $100 आपके, वो उसको डिवाइड कर देगा 10 डेज में। तो एवरीडे आपको $10 के कॉइन आपको आते रहेंगे आपके टर्बो के अंदर। जैसे जैसे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का ब्लॉक कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे वो टर्बो में डालता जाएगा। आने तो आपके हर आधे 1 घंटे बाद ही स्टार्ट हो जाएंगे। 9 दिन में 90 आ जाएंगे, 8 दिन में 80 और 100 दिन में आपको, सॉरी 10 दिन में आपको $100 के कंप्लीट मिल जाएंगे। अगर आप 20 दिन सेलेक्ट करेंगे तो वो 20 दिन में उसको डिवाइड कर देगा, 30 दिन सेलेक्ट करते हैं तो 30 दिन में डिवाइड कर देगा, और 60 दिन में सेलेक्ट करते हैं तो उसके 60 टुकड़े कर देगा अपने प्रॉफिट के, जो भी अपने विड्रॉल ले रहे हैं उसके। तो ये हो गया हमारा रिलीज का प्रोसीजर जो हमने टर्बो के अंदर रिलीज किया है। मान लो एग्जाम्पल कि हमने $100 के जो कॉइन थे वो हमने 20 यूएसडीटी कंपनी को पे कर दी कि ये 20 यूएसडीटी आप पकड़ो, हमारे को 100 यूएसडीटी के कॉइन जो हैं वो हमारे टर्बो के अंदर डाल दो। अब आपको करना पड़ेगा टर्बो स्वैप आपको, किसके लिए, अपने खुद के वॉलेट के लिए। तो इसमें ये भी रखा हुआ है कि जिस वैल्यू के कॉइन आपको अपने वॉलेट में चाहिए, जिसकी वैल्यू जितनी यूएसडीटी है उतनी ही यूएसडीटी आपके पास में पहले होनी चाहिए। वो यूएसडीटी कट के कंपनी के पास में जाएंगी 12 आवर्स के लिए होल्डिंग के लिए, और आपका जो प्रॉफिट है वो तुरंत आपके वॉलेट में डाल दिया जाएगा। जो भी आपके कॉइन है वो तुरंत आपके वॉलेट में आ जाएंगे। ये इसलिए रखा हुआ है कि जो कॉइन आपके पास वॉलेट में आए हैं आप उनको सेल करेंगे या स्वैप करेंगे। ठीक है, स्वैप करेंगे मीन सेल ही कर रहे हैं आप, उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपके सेल करने से पहले जो आपका अमाउंट कट के कंपनी के पास गया है 12 आवर्स के लिए होल्डिंग के लिए, कंपनी ने उस अमाउंट से बाइंग खड़ी कर दी, क्योंकि डायरेक्ट वो कटते ही बाइंग करता है कॉइन की और ट्रेजरी में डाल देता है। तो आपके सेल करने से पहले आप ही ने उसको 12 घंटे के लिए रेट को मैनेज कर दिया, क्योंकि आपने बाइंग खड़ी कर दी। अब आप सेल भी कर दोगे तो उसका रेट डंप नहीं होगा। आफ्टर 12 आवर्स के बाद में आपको AIPF की फॉर्म में वापस टोकन मिल जाएंगे। जितने टोकन का आप विड्रॉल ले रहे हैं उतने ही टोकन आपके होल्ड हो गए, उतने वो आपको 12 घंटे के बाद में मिल जाएंगे। तो ये इसका विड्रॉल मैकेनिज्म था। ये इसलिए कि इसके रेट को, कंपनी को 12 घंटे के लिए ऑक्सीजन मिल गई रेट को मेंटेन करने के लिए, और जब आपका निकलेगा वहां से 12 घंटे के बाद में, मतलब आपका रिलीज होगा तो किसी और का लग जाएगा। तो ये इस तरीके से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। दूसरी बात ये होगी कि जब हम इसको स्टैकिंग ना लगा के कॉइन मार्केट कैप से भी बाय करके रख सकते हैं।
ओपन मार्केट में जो क्रिप्टो के जो लवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कितना वॉल्यूम हो रहा है वो ये चेक करते हैं कि 24 आवर्स में उसकी मतलब उसकी खरीद या सेल कितनी हो रही है, उसका वॉल्यूम कितना है, एक दिन का वॉल्यूम कितना है, 5 दिन का वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम देख करके ही वो आइडिया लगाते हैं कि इस पे कितने लोग, कितना ट्रैफिक आ रहा है और कितना इस पे जा रहा है, मतलब इसकी कितने लोग इसको बाई सेल कर रहे हैं। जब हम $100 का विड्रॉल लेते हैं तो हम $300 का वॉल्यूम क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि $100 के कॉइन हमारे $100 हमारे कट के कंपनी के पास गए पहले, फिर कंपनी ने हमारे को $100 के कॉइन दे दिए और 12 घंटे के बाद में हमारे $100 वापस मिल गए। तो फिर क्या हुआ, 12 घंटे में हमने $300 का वॉल्यूम क्रिएट कर दिया। तो इससे क्या होता है कि बाहर के जो क्रिप्टो के जो लोग हैं वो भी इसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट ले सकते हैं कि वॉल्यूम ज्यादा उस पर दिखाता है। इसी तरीके से और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं मार्केट में, उनका भी आप देख सकते हैं। तो ये इसका विड्रॉल मैकेनिज्म था। अब हम बात करते हैं इसकी, एक चीज रह गई बॉन्ड स्टैकिंग, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आफ्टर प्लान के आपको बताता हूँ कि बॉन्ड स्टैकिंग क्यों रखी हुई है। ये बॉन्ड स्टैकिंग इसलिए रखी हुई है, ये बॉन्ड तब एक्टिवेट होता है जब टोकन का रेट 5% से लेके 12% तक डंप चला जाता है, मतलब 5% डंप चला गया तो ये बॉन्ड एक्टिवेट हो जाता है। और बॉन्ड से हम डायरेक्ट बाय कर सकते हैं कॉइन यूएसडीटी देख के, मतलब पेमेंट गेटवे आपको इसमें यूएसडीटी ही यूज करना पड़ेगा बॉन्ड के अंदर। सिंगल टोकन स्टैकिंग में अगर आपको मान लो स्टैकिंग लगानी है, रेट इसका पैरेलल चल रहा है, 5% डंप नहीं गया है, तब तक तो बॉन्ड एक्टिव नहीं होगा। अब किसी को आईडी लगानी है तो वो क्या करेगा, बंदा किसी के पास कॉइन पड़े हुए हैं, उससे कॉइन मंगवा लिए, उसको पैसे भेज दिए लाइव रेट के हिसाब से, तो वो P2P कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में कंपनी के पास फंड नहीं जाता है, सिर्फ P2P होती है। जिसके कॉइन थे उसने सेल कर दिए, उसके पास पैसे चले गए, जिसको स्टैकिंग करनी थी उसको कॉइन मिल गए, उसने स्टैकिंग कर दी। तो इस कंडीशन में कंपनी के पास पैसा नहीं गया। तो बॉन्ड स्टैकिंग तब ओपन होगा जब इसका रेट 5% डंप जा रहा है, 5% पे जाने के 5% डंप जाने के बाद में ही बॉन्ड स्टार्ट होता है, और इसमें पेमेंट गेटवे रहेगा यूएसडीटी। तो अब कंपनी क्या करती है कि भी 5% इसका रेट डंप चला गया, मान लो एएलएस से भी कंट्रोल नहीं हुआ, विड्रॉल मैकेनिज्म से भी कंट्रोल नहीं हुआ, तो उसके रेट को पंप करवाने के लिए कंपनी को क्या चाहिए, फंड चाहिए, डायरेक्ट फंड यूएसडीटी में चाहिए। तो इसमें फ्लेक्सिबल ऑप्शन नहीं है, 45 डेज, 90 डेज, 180 डेज और 360 डेज है, सेम आरओआई है दोनों में। तो अगर आप 45 दिन के लिए वहां पे स्टैकिंग करते हैं तो आपको 95 यूएसडीटी पे करनी है और 100 यूएसडीटी के कॉइन आपको मिल जाएंगे, मतलब 5% डिस्काउंट मिलेगा 45 दिन के ऊपर। ये 5% पूरा डिस्काउंट कब मिलेगा, जब रेट इसका 12% डंप चला जाएगा तब। 5% डंप चल रहा है तब हो सकता है आपको 1% डिस्काउंट मिले, 2% डिस्काउंट मिले, मतलब डिस्काउंट तो स्टार्ट 5% से ही हो जाएगा, लेकिन 95 यूएसडीटी के आपको देनी है और 100 यूएसडीटी के कॉइन आपको मिलेंगे कब, 5% पूरा डिस्काउंट कब मिलेगा, जब वो 12% चला जाएगा या उससे नीचे चला जाएगा, तब पूरा 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो इस कंडीशन में लोग क्या करेंगे, P2P ना करके डायरेक्ट कंपनी से बाई करेंगे, क्योंकि वहां पे डिस्काउंट ओपन हो जाएगा कि भाई आपको 45 दिन के लिए आप स्टैकिंग कर रहे हो तो 95 यूएसडीटी पे करो, 100 यूएसडीटी के कॉइन ले लो। अगर 90 दिन के लिए कर रहे हो, सेम आरओआई है दोनों में, आरओआई तो कॉइन स्टैकिंग के ऊपर ही लगेगी, तो कॉइन कितने मिल रहे हैं अपने को, $100 के मिल रहे हैं। अगर आप 90 दिन के लिए स्टैकिंग कर रहे हो तो 15% डिस्काउंट मिलेगा, 180 दिन के लिए कर रहे हो तो 20% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप कर रहे हैं के लिए स्टैकिंग तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। 75 यूएसडीटी आपको पे करनी है कंपनी को और 100 यूएसडीटी के कॉइन कंपनी आपको रिलीज कर देगी, और वो आप स्टैकिंग में लगाएंगे, उसके ऊपर आपको आरओआई मिलेगी 1%। तो ये इसलिए रखा हुआ है कि कंपनी को जब फंड की नीड होगी इसके रेट को पंप करवाने के लिए, आगे चल के मान लो इसकी सप्लाई से अगर रेट इसका मेंटेन नहीं हो पाता है, मान लो इससे मैकेनिज्म से भी, इसके विड्रॉल मैकेनिज्म और एएलएस से, तो यहाँ बॉन्ड एक्टिवेट हो जाएगा। बॉन्ड एक्टिवेट होने के बाद में वो रेट को बाई, लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, यूएसडीटी से कॉइन बाई करेंगे, तो कंपनी के पास डायरेक्ट यूएसडीटी गई और यूएसडीटी से बाई हुआ है तो रेट ऑटोमेटिकली पंप हो जाएगा। इसलिए बॉन्ड स्टैकिंग भी आगे की प्लानिंग को देखते हुए रखा हुआ है। तो ये मैंने इसके 5 जो इंटेलिजेंस मॉड्यूल्स थे वो बताए कि किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो मैंने आपको दिखाई है डेक्स स्कैनर के ऊपर। अब मैं आपको इसके होल्डर्स के बारे में एक बार और बता देता हूँ कि किसके पास कितने कॉइन पड़े हुए हैं। होल्डर्स पे हम क्लिक करेंगे तो ये इसके 6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, जिनके सामने पेज, ये पेपर का निशान आ रहा है।
इसमें से फर्स्ट जो है वो है 444B, जो मैंने आपको कोडिंग में भी बताया था कि 444B के पास में कॉइन मिंट होकर के जाते हैं। डॉलर जब आते हैं तो कॉइन मिंट होकर कहां जाते हैं? 444B के पास। इसके ऊपर ओनरशिप किसकी है? 00 नल एड्रेस की। अभी तक के 47 जितनी भी टोकन की सप्लाई हुई है उसका 47 हिस्सा इसी के पास में है, और इसके ऊपर ओनरशिप है 00 नल एड्रेस की। यहां से कॉइन तभी निकलेगा जब आपको GIPF अलॉट होगा। GIPF अलॉट होता है ट्रेजरी से, आप जब कॉइन को अपना प्रॉफिट क्लेम करेंगे तो आपको उससे पहले GIPF मिलता है, और GIPF उसी को मिलेगा जिसका वहां पे स्टैकिंग लगा होगा। तो यहाँ से ट्रेजरी भी लॉक है और यहाँ से फंड नहीं निकल सकता है। उसके बाद है 880 जो ये दूसरे नंबर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे कॉइन स्टैकिंग लगती है। जो भी मान लो मैंने $100 के कॉइन स्टैक किए हैं, तो मैंने कहीं पे स्टैक किए हैं, तो वो कहां पे स्टैक हुए हैं? वो इस एड्रेस के ऊपर स्टैक हुए हैं, और वो भी स्टैकिंग लगने के बाद में GIPF होता है, उसी के अकॉर्डिंग वहां से रिलीज होते हैं। तो ये भी आपके कॉइन वहां पे लॉक हो गए फिक्स टाइम के लिए। उसके बाद में है 23AEF, ये है इसके ALS का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो इसके रेट को मेंटेन करता है, जो मैंने बताया कि वो रेट को किस तरीके से स्टेबलाइजर करता है। रेट को मेंटेन करने के लिए ये ALS रखा हुआ है। सर ये अनम्यूट शुरू हो गया है। तीसरे नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो है सर इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो ALS का है, जो इसके रेट को मेंटेन करता है, उसके पास में कॉइन पड़े हुए हैं ये। और ये किस तरीके से काम करता है आपको मैं इसका दिखा भी सकता हूँ कि इसके पास में रेट को मेंटेन करने के लिए बैकअप कितने डॉलर का रखा हुआ है, आप ये भी चेक कर सकते हो। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में इसकी ये ट्रांजेक्शन्स ओपन हो जाएंगी। जो इसने सेल कर रखे हैं, टोकन सेल कर करके डॉलर कलेक्ट किए हुए कितने देर पहले इसने सेल किए, ये सारी ट्रांजेक्शन्स आपको दिखेंगी। इसका एड्रेस है 78 लास्ट में होता है उसके, और 444B में इसने 2D6 ने सेल करके 444B में डाला हुआ है। ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हो। इसके पास में बैकअप कितना है आप वो भी देख सकते हैं। ये मैंने 23AEF कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर लिया। $2,11,698 का इसके पास में बैकअप पड़ा हुआ है, किससे अलावा? लिक्विडिटी के अलग। जो लिक्विडिटी वहां पे लॉक है उससे अलग ये $2,00,000 के पास ये अपने पास रखे हुआ है कि अगर अब इसका रेट डंप जाएगा तो यहाँ से ये डॉलर निकाल के और कॉइन को बाई करके इसके रेट को पंप करवा सकता है। ये चीजें भी आप चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद में है फोर्थ नंबर का जिसका है 2D6, लास्ट में जो डिजिट है 2D6, ये वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। आप इसकी देख सकते हो 2D6 जो है ये है डेक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि डेक्स के ऊपर जब हम पूल क्रिएट करते हैं, लिक्विडिटी पूल भरते हैं, तो उसमें दो चीजें चाहिए होती है, लाइव रेट के टोकन्स एंड डॉलर। तो ये वो टोकन पड़े हुए हैं किसके ऊपर? डेक्स के ऊपर, और इनकी LP जली हुई है तो वो भी नहीं निकल सकते, वो भी लॉक है। उसके बाद है 5वें नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये वो है जहां से हम अपनी ROI या अपना डायनेमिक इनकम हम विड्रॉल करते हैं, क्लेम करते हैं। तो ये उसके पास ट्रेजरी से इसके पास आते हैं, इसके पास से हम क्लेम करने के बाद में अपना डायनेमिक और स्टैटिक जो बैलेंस शो करता है वो यहाँ पे शो करता है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ओके सर, 6th नंबर का जो है जिसके पास 6230 कॉइन पड़े हुए हैं, ये वो है कंपनी के जो सेल टैक्स जाता है 5%, ये कंपनी के ओनर के पास में पड़े हुए हैं इतनी वैल्यू के कॉइन। बाकी जो आपको नीचे एड्रेस दिख रहे हैं ये पब्लिक के पास पड़े हुए हैं, ये जितने भी कॉइन पड़े हुए हैं ये सारे पब्लिक के हैं। ये जो बाकी के जो 6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में मैंने आपको बताया, ये 6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पड़े हुए हैं। 16,277 इसके होल्डर हो चुके हैं अभी तक, ये आप देख सकते हो। टोटल साइज की कॉइन की हो चुकी है। अब हमें एक बार मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। इसके जो मैंने आपको बताई है, इसका टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप जिन भी लोगों ने ज्वाइन कर ली है ऑलरेडी कंपनी, तो उसको भी वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पे इसकी पूरी अपडेट्स इस ग्रुप के अंदर आती रहती है। तो कंपनी ने इसमें अपडेट दी हुई है किसके? अपने खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो इसके 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताए थे, उनके ऊपर ओनरशिप किसकी है विद लिंक के। ये यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे लेके जाएगा। तो ये मैंने अलग से निकाल के अपने एक नंबर पे भेज रखा था, क्योंकि ग्रुप में तो मुझे ये सर्च करना पड़ता। तो
इसमें आपको दिख रहा होगा फर्स्ट जो है उसके ऊपर ओनरशिप किसकी है, आप हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। लास्ट में डिजिट है 444B, जो ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके पास 47% कॉइन आज के दिन पड़े हुए हैं। ये उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब मैं आपको जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके ऊपर 1 बाय 1 उनकी ओनरशिप दिखा रहा हूं कि भी उनके ऊपर ओनरशिप किसकी है। थोड़ा नेट का इश्यू है।